सो आज 27 सितंबर का हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। SC grants bail to former Tamil Nadu minister Senthi Balaji. The Supreme Court on Thursday granted bail to DMK leader and former Tamil Nadu minister V Senthi Balaji in money laundering case linked to cash for jobs scam. ठीक है ना, जॉब्स देने के लिए कैश ले रहे थे, पैसा लेकर के जॉब्स दे रहे थे। ठीक है ना, तो इसके अंदर अब यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट एक मिनट इसकी सेटिंग। हाँ, सुप्रीम कोर्ट granted bail to DMK leader and former Tamil Nadu minister V Senthi Balaji in money laundering case linked to cash for jobs scam। ठीक है ना, अब यहाँ पर उनका कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट कह रही है कि देखो अभी 2000 अक्यूज हैं, 600 विटनेसेस हैं, बहुत टाइम लगेगा, तब तक तुम इसको जेल में रखोगे। 15 मंथ 15 मंथ्स भी जेल में काट के आए, तो ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है ना, 15 मंथ्स इन जेल। ठीक है, अब क्या ये बाहर आ गए तो मतलब इन्होंने कुछ किया नहीं है? करा है या नहीं है ये कोर्ट बताएगी, बट अभी के लिए इनको बेल दे दी गई है। तो वी सेंथी बालाजी तमिलनाडु के मिनिस्टर, ठीक है, और इनको दोबारा से एडेड टू कैबिनेट अगेन, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया दोबारा से, एडेड टू कैबिनेट अगेन। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइसेस इंडियन नेशनल्स टू लीव लेबनान। लेबनान के अंदर अटैक्स हो रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया आप वहां पे छोड़ दीजिए, नेवल इवैक्यूएशंस जो हैं वो होगी। उसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट विड्रॉज जर्नल कंसेंट फॉर CBI। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कर्नाटका गवर्नमेंट विड्रॉज जनरल कंसेंट फॉर CBI। जनरल कंसेंट का मतलब कि CBI जो है, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो कोई भी केस जो है स्टेट के अंदर आकर के देख सकती है। बट अगर जनरल कंसेंट नहीं दिया हुआ है तो आपको केस वाइज परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट से। ठीक है ना, तो यहाँ पे परमिशन जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर लेनी होती है। ठीक है ना, तो अब इन्होंने ग्रांट नहीं करी है, और कर्नाटका के जो CM है सिद्धारमैया, उनके अगेंस्ट करप्शन के केसेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है ना, तो अब इन्होंने CBI का जो कंसेंट है वो भी वापस ले लिया, जनरल कंसेंट, और भी स्टेट्स ने दिया हुआ है जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह। ठीक है, उसके बाद नो डिसीजन येट क्लैरिफाइज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट आफ्टर मिनिस्टर्स वेंडर्स मस्ट डिस्प्ले ID रिमार्क। तो विक्रम आदित्य सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं अपने आइडेंटिटी कार्ड जो हैं वो दिखाएं, या पता चले कि वो कौन सी क्या हैं, किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो वो उनको लिखना पड़ेगा। इस पे कांग्रेस ने कहा है कि ये गलत है, ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। Scathing, criticizing something or someone in a severe and unkind way। अब यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे फाउंड नो एरर apparent on the face of the record or merit। अब गुजरात गवर्नमेंट ने केस फाइल करा। ठीक है, ये पहले लिखेंगे SC सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस पिटिशन, ये मोटा मोटा आ रहा है, इसको पता कर देते हैं थोड़ा। SC dismisses petition to review adverse remarks against Gujarat government in Bilkis Bano judgment।
तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बिल्किस बानो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में गए गुजरात गवर्नमेंट, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में गए गुजरात गवर्नमेंट कि आपने जो जजमेंट दी बिल्किस बानो के केस के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर आपने जो रिमार्क्स, जो चीजें बोली वो गलत थी। सुप्रीम कोर्ट कहता कुछ ऐसा नहीं है, तुम जाओ। बिल्किस बानो का केस क्या था कि यहाँ पर रेप हुआ था इनका, इनकी फैमिली मेंबर्स का मर्डर हुआ था, ठीक है ना, और गुजरात राइट्स के टाइम पे, ठीक है। तो अब उस वाले केस के अंदर जो कन्विक्टेड थे, कन्विक्टेड मतलब जो इनका प्रूव हुआ था कि हाँ इन्होंने ये ऑफेंस करा है, उनको रिलीज कर दिया गया था। तो इसमें क्या किया था, ऑर्डर हैड क्वैश्ड, लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, ऑर्डर हैड क्वैश्ड मतलब खत्म कर दिया था द प्री मेच्योर रिलीज ऑफ 11 men sentenced to life imprisonment for gang rape of Bilkis Bano and murder of her family during the 2002 riots in the state। तो यहाँ पर बिल्किस बानो का केस, ठीक है ना, अब बिल्किस बानो के केस के अंदर क्या किया, प्री मेच्योर रिलीज कर दिया उनको, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दी गई थी, प्री मेच्योर रिलीज कर दिया। वो कहते कि हमारी जो पॉलिसी है, गुजरात वाले कहते कि उसके अंदर हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी एक चीज है आपको समझनी होगी कि ये लोग जो कन्विक्टेड जो कन्विक्टेड थे, ठीक है ना, अब यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, कन्विक्टेड लोग थे, ठीक है ना, ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमें कौन रिलीज, हम प्री मेच्योर रिलीज के लिए कहाँ अप्लाई करें, महाराष्ट्र में अप्लाई करें या फिर गुजरात में अप्लाई करें, ठीक है ना। अब आपको कि गुजरात में तो प्लेस ऑफ इंसिडेंट जो थी, जहां पर रेप हुआ, मर्डर हुआ, वो गुजरात थी, बट प्लेस ऑफ ट्रायल जहाँ केस चला वो महाराष्ट्र था। तो अब दोनों में से हम किसके पास जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही जजमेंट के थ्रू बोला था कि गुजरात से मांगो। तो गुजरात ने रिलीज कर दिया कि हाँ हमारी पॉलिसी है कि इवन रेप वाले को भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, नहीं निकालेंगे। तो उन्होंने कहा था कि तुमने महाराष्ट्र की अथॉरिटी ले ली है, ये सब ले लिया है, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये भी याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था, तब क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरे कोई भी नहीं कर सकता, ये जेल में ही रहेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए था, बट सुप्रीम कोर्ट ने तब नहीं बोला, ठीक है ना। बट अब रिमार्क्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहता है हमने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। अब यहाँ पे आई एम नॉट बाइस टूवर्ड्स एनी वन, आई हैव टू टेल यू द इंटायर स्टोरी, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। न्यू पैक्ट टू बी साइन बिटवीन राजस्थान मध्य प्रदेश फॉर मॉडिफाइड रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। अ न्यू मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट विल बी शॉर्टली साइंड बिटवीन राजस्थान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ मॉडिफाइड प्रोजेक्ट फॉर लिंकिंग द ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट विद पार्वती, काली सिंध एंड चंबल रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सून, साइन होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे अ न्यू मेमोरेंडम ऑफ agreement will be signed shortly between Rajasthan and Madhya Pradesh governments for implementing modified project for linking of Eastern Rajasthan Canal Project, that is ERCP, with Parvati, Kali, Sindh and चंबल रिवर्स, ठीक है ना। तो इसके बाद द मॉडिफाइड रिवर प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर ऑप्टिमल यूटिलाइज ऑफ वाटर रिसोर्स अवेलेबल चंबल बेसिन, ठीक है। तो किसके बीच में अग्रीमेंट होगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। कौन सी रिवर्स, कौन सी केनाल को कनेक्ट कर देंगे रिवर के साथ, ठीक है।
बाद आगे चलेंगे अलेक्जेंडर डुन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, ठीक है। अलेक्जेंडर डुन टू गेट 2024 शास्त्रा रामानुजन प्राइज। क्या मिलेगा उसको? अलेक्जेंडर डुन को क्या मिलेगा? अलेक्जेंडर डुन को शास्त्रा रामानुजन प्राइज मिलेगा 2024 का, ठीक है। 2024 का प्राइज मिलेगा ना। शास्त्रा रामानुजन किस लिए दिया जाता है? मैथमेटिक्स के जो बंदा एक्सपर्ट होता है ना, उसको दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है। तो इस बार अलेक्जेंडर डुन को दिया जाएगा। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी के है? जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है कहाँ के हैं, बट लिख लेते हैं, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक यूएसए। इन्होंने क्या स्टडी किया है? इन द स्टडी ब्रेक थ्रू इन द स्टडी ऑफ मॉड्यूलर फॉर्म हाफ इंटीग्रेटेड वेट फॉर्म्स, इसमें इंटीग्रल पार्टीशंस, ठीक है। ये शास्त्रा यूनिवर्सिटी कुंबाकोनम में ही दिया जाएगा। रामानुजन जो है वो मैथ्स के जाने माने थे, तो मैथ्स का ये अवार्ड है। क्वेश्चन यही बनता है किसको मिला और ये अवार्ड किसका है, किस चीज का है, ठीक है ना। ओपीएस, अब यहाँ पर पेंशन स्कीम के बारे में बात करें, जिसके बारे में आई बिलीव हम बहुत बार बात कर चुके हैं, बस इसको फटाफट से एक रीडिंग देंगे। द ओपीएस प्रेवलेंट बिफोर 2004 ग्रांटेड अ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन। तो दोबारा से मैं समझा देती हूँ, बट लिखने की जरूरत नहीं है। तो पेंशन स्कीम क्या होती है, ठीक है। पेंशन स्कीम, पेंशन इज द अमाउंट दैट वन गेट्स आफ्टर रिटायरमेंट। क्या है? अमाउंट वन, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, गेट्स आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है ना। रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है, आप ऑफिस नहीं जाते हो बट आपको पैसे मिलते हैं। अब इंडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंशन स्कीम्स हैं। सबसे पहले थी ओपीएस, जिसको क्या बोला जाता है? ओल्ड पेंशन स्कीम। क्या बोला जाता है जिसको? ओल्ड पेंशन स्कीम। और ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर कितनी पेंशन मिलती है, कितना पैसा मिलता है? 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। जब आप लास्ट टाइम ऑफिस गए, जितनी आपकी सैलरी थी उसका 50% आपको ताउम्र मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आई एनपीएस, ठीक है ना। एनपीएस कब आई? 2004 में, ठीक है। 2004 में एनपीएस आई। एनपीएस को क्या बोलते हैं? न्यू या नेशनल पेंशन स्कीम। पहले इसको न्यू पेंशन स्कीम बोला गया और फिर नेशनल पेंशन स्कीम बोला गया। जो एनपीएस है, ठीक है ना, इट वाज ऑन कंट्रीब्यूशन मॉडल, बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन मॉडल, कि सरकार इतना कंट्रीब्यूट करेगी, एम्प्लॉय इतना कंट्रीब्यूट करेगा और फिर उस फंड को कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, जो उससे रिटर्न्स आएंगी वो पेंशन के फॉर्म में आपको एंड ऑफ जब आप रिटायर होगे तब प्रोवाइड करी जाएगी। तो ओपीएस हो गया, एनपीएस हो गया, और अब एक नई आ गई है, दैट इज यूपीएस, दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये 2025 से एप्लीकेबल होने वाली है, और इसके अंदर भी वही 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब रीडिंग देंगे फटाफट से, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में। दो ओपीएस प्रेवलेंट बिफोर 2004, ओपीएस दैट इज ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कब प्रेवलेंट थी? 2004 से पहले। गारंटीड और डिफाइंड बेनिफिट पेंशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इन दिस स्कीम द pension amount was fixed and determined by last drawn salary, and the government was solely responsible for distributing the pensions. The OPS provided stability and ensured that retirees were insulated from a financial market risk, the reliance on fixed percentage. तो यहाँ पर मतलब ये था कि फिक्स्ड उनको एक अमाउंट मिल जाता था। तो यहाँ पर हमें पता चल गया फिक्स्ड अमाउंट मिलता था, ठीक है ना। इन 2004 क्या आया? न्यू पेंशन स्कीम, जिसको नेशनल पेंशन स्कीम भी बोला गया, जो कॉन्ट्रीब्यूशन मॉडल पे डिफाइंड थी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर यूपीएस आ गया है, ठीक है, जिसके बारे में बात नहीं हुई है बट मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद स्टॉर्म्स ब्रूइंग इन ईस्ट। अब यहाँ पर स्टॉर्म्स वैसे नहीं, आपसी देशों में बीच में स्टॉर्म्स हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये साउथ चाइना सी है, ठीक है ना। यहाँ पर चाइना आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर ताइवान आ जाता है, यहाँ पर वियतनाम आ जाता है, ठीक है ना।
यहाँ पर मलेशिया आ जाता है, ठीक है। तो मतलब ये जो रीजन है, अब ये साउथ चाइना सी कहते हैं, सारा साउथ चाइना सी मेरा, बट इनके भी तो हक बनते हैं ना, वियतनाम, ताइवान, मलेशिया। तो इनके आपस में, फिलीपींस, इनके आपस में जो चीजें हैं लड़ाई वाली तरफ मतलब हो रहा है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स मैरीटाइम ईस्ट एशिया हैज बिकम एन एरेना ऑफ इंटेंसिफाइड पावर पॉलिटिक्स। बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है इस एरिया में, किसके बीच में? चाइना, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया। China asserts that Senkaku Diaoyu Islands located in East China Sea and under Japanese control belong to Beijing। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, जो जो पॉइंटर्स हमने लिखने हैं वो लिखेंगे। तो ईस्ट साउथ चाइना सी इशू लिखो इसको, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी इशू क्या है ये? साउथ चाइना सी इशू। तो यहाँ पे साउथ चाइना सी इशू के अंदर सबसे पहला जो एरिया ये बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? सेनकाकू, ठीक है ना, सेनकाकू डियाओयू आइलैंड, ठीक है ना। अब ये क्या है? लोकेटेड इन ईस्ट चाइना सी एंड अंडर जापानीज कंट्रोल। चाइना asserts they belong to them, belong to चाइना। चाइना कहते हैं ये मेरे हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हमें पता चल गया कि सेनकाकू जो है वो ईस्ट चाइना सी के अंदर है, ठीक है ना, और जापान के कंट्रोल में है, बट चाइना कहता है ये मेरे हैं। चाइना हर चीज को ऐसे कहता है, चाइना हमारे भी जगहों को, जो पूरे पूरे हमारी स्टेट्स है उनको कहता है ये मेरा है, बस चाइना ऐसे बैठा बैठा बोल देता है, बेअकल है इस मामले में चाइना। द साउथ चाइना सी लाइज बिटवीन चाइना, ताइवान एंड 5 साउथ एशियन कंट्रीज, ये वाली, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हमारा सेकंड पॉइंटर बना लेंगे कि साउथ चाइना सी किसके बीच में लाई करता है? साउथ चाइना सी लाइज बिटवीन चाइना, ताइवान एंड 5 साउथ ईस्ट एशियन countries, that is Vietnam, Malaysia, Brunei and Philippines, इंडोनेशिया, कॉमा कॉमा आना था, ठीक है ना। अब इनके आपस में ही बीच में लड़ाई है। चाइना हैज अग्रेसिवली पुशिंग क्लेम, चाइना कहता है पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, ठीक है। चाइना व्यूज द ईस्ट एंड साउथ चाइना सीज थ्रू प्रिज्म ऑफ सॉवरेनिटी, ये वो ऐसा वैसा। उसके बाद द की मैरीटाइम ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ चाइना सी, ठीक है ना, ईस्ट एंड साउथ चाइना सी दोनों डिस्कस करेगा यहाँ पर। अब चलिए आगे चलते हैं। चाइना हैज बीन पुशिंग फॉर टेरिटोरियल क्लेम्स, जापान नेशनलाइजेशन ऑफ सेकाकू आइलैंड्स इन 2012, ठीक है ना, नेशनलाइजेशन, जापान्स नेशनलाइजेशन ऑफ आइलैंड्स इन 2012, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। विल प्रिपेयर असम अकॉर्ड रोड मैप, विल प्रिपेयर असम अकॉर्ड रोड मैप बाय अक्टूबर 25, हिमंता बिस्वा। अब ये क्या कह रहे हैं? द असम गवर्नमेंट विल प्रिपेयर अ रोड मैप टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस बिप्लब कुमार शर्मा कमिटी ऑन क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड बाय अक्टूबर 25, हिमंतवा बिस्वा शर्मा सेड एज द स्टेट गवर्नमेंट मेड द कमिटीज रिपोर्ट पब्लिक। अब यहाँ पर असम अकॉर्ड रोड मैप हेडिंग देंगे, असम अकॉर्ड रोड मैप, ठीक है ना। क्या है ये? असम अकॉर्ड, क्या है ये? असम अकॉर्ड रोड मैप, ठीक है ना। अब असम अकॉर्ड रोड मैप क्या है? विल बी प्रिपेयर्ड, विल प्रिपेयर रोड मैप टू इम्प्लीमेंट, यहाँ पे लिखेंगे टू इम्प्लीमेंट the recommendations of Justice Biplab Kumar Sharma Committee on Clause 6 of Assam Accord, ठीक है ना।
अब यहाँ पर एक कोई कमिटी बैठी थी, ठीक है ना, जस्टिस बिप्लाब कुमार शर्मा कमिटी, उसकी रिकमेंडेशंस है कुछ ऑन क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड, वो इन्होंने अप्लाई करनी है, वो इन्होंने अप्लाई करनी है, ठीक है ना। अंडरलाइन थोड़ा क्लीन क्लीन कर ले। उसके बाद अब द कमिटी सेट अप बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री, अब यहाँ पे लिख लेंगे कमिटी सेट अप बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कमिटी सेटअप करी थी, ठीक है ना। सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, सबमिटेड रिपोर्ट इन फेब 2020। अब ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि कमिटी किसने बनवाई, किसने बनाई कमिटी, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, ठीक है ना। रिपोर्ट कब सबमिट करी, फेब 2020 में रिपोर्ट सबमिट करी, ठीक है, फेब 2020 में। अब उसके बाद क्लॉज 6 दैट परटेन्स टू प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द, अब यहाँ पे क्लॉज 6 किससे रिलेट करता है, क्लॉज 6 दैट pertains to protecting and preserving the cultural, social, linguistic identity and heritage of Assamese people through constitutional, legislative and administrative सेफ गार्ड्स। तो अब यहाँ पर असमीज पीपल की जो राइट है उसको सेफ गार्ड करने की बात हो रही है। असमीज पीपल राइट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ गार्ड, ये क्लॉज 6 कहता है। और उस क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कमेटी बिठाई गई थी, वो कमेटी ने रिकमेंड कर दिया है, उसका जो रोड मैप है अब वो बना लेंगे असम वाले, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर मेट स्टूडेंट्स एंड ये सब कुछ वो चीज करेंगे। इट वॉज मेड क्लियर दैट रेकमेंड कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, अब यहाँ पे लिख देते हैं कि ये कह रहे हैं recommendations cannot be implemented in 3 districts of Barak Valley and autonomous councils under 6th schedule areas without their consent, बिना उनके कंसेंट के नहीं एप्लीकेबल होगी। स्पेशल पावर्स दी जाती हैं 6 शेड्यूल के अंदर, तो बराक वैली के जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ब्रह्मपुत्र वैली साइड में होगी। ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, बहुत लेस एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। L94G4 कंट्री सीक अर्जेंट रिफॉर्म ऑफ यूएनएससी। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि यूएनएससी में रिफॉर्म क्यों लेकर आना है, यूएनएससी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर L69G4 countries seek urgent reform of UNSC। अब यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो L69 और G4 कंट्री सीक अर्जेंट रिफॉर्म्स ऑफ यूएनएससी। अब यूएनएससी इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना, इसके अंदर परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अब परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो तो है ही हैं, उनके पास वीटो पावर्स होती हैं, वो अगर किसी चीज़ को मना कर दे तो वो नहीं होती है। अब इस वजह से यूनाइटेड नेशन थोड़ा इररिलेवेंट हो रहा है, तो वर्ल्ड जो है, जो डिफरेंट कंट्रीज है, वो कह रही है कि भाई अगर तुम्हें इसको रेलिवेंट रखना है तो यू हैव टू ब्रिंग इन मोर परमानेंट मेंबर्स। तो G4 कंट्रीज के अंदर कौन कौन आ जाता है, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी and Japan, and they all are seeking, all these 4 countries are seeking permanent membership and reform of the UNSC
दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अब इसके अंदर एक और ग्रुपिंग भी है G4 में, तो ये 4 है, इनका याद रखना है कौन कौन है। फिर है L69 एंड C10, ठीक है ना, ये भी 2 ग्रुपिंग्स है। ठीक है, ये भी सेम कॉल्स, ये भी सेम कॉल है कि भैया रिफॉर्म करो, मेंबर्स बनाओ। ठीक है, G4 reiterated the need of UNSC, ठीक है, द ग्रुप highlighted the need for representative of Africa। अब L29 का पार्ट मेट ऑन, ठीक है, L69 both L69 reform the strong support of the common African position। तो यहाँ पर ये बेसिकली अफ्रीका को पुश करते हैं कि अफ्रीका का मेंबरशिप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये इनका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स AFSPA बाय 6 more months इन 2 states। तो यहाँ पर कौन करता है, ये पहले हम लिख लेते हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री एक्सटेंडेड आर्म्ड फोर्सेस Special Powers Act, that is AFSPA, in parts of Nagaland and Arunachal Pradesh for another 6 months। अब यहाँ पर सबसे पहले व्हाट इज AFSPA? AFSPA की फुल फॉर्म क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है? आर्मी को स्पेशल पावर्स दे दी जाती हैं। क्या होता है? आर्मी गेट स्पेशल पावर्स, ठीक है ना। अब वो स्पेशल पावर अभी एक्सटेंड कौन करता है? होम मिनिस्ट्री। कहाँ कहाँ पर एक्सटेंड हुए? कौन सी स्टेट में? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। जो प्रॉब्लम एरियाज है, जहाँ मिलिटेंसी है, जहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं, वहां पर ये बेसिकली होता है। उसके बाद इंडिया इलेक्टेड टू ग्लोब स्टीयरिंग कमिटी, ठीक है ना। इंडिया वॉज इलेक्टेड टू 15 member ग्लोब स्टीयरिंग कमिटी। Now, India will play a crucial role in shaping the global agenda against corruption and asset recovery, ठीक है ना। Crucial role in global agenda against corruption and asset recovery, ठीक है ना। तो फाइटिंग करप्शन ये कर रहे हैं बेसिकली इसके अंदर। विल स्ट्रेंथन द एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्रॉस बॉर्डर, क्या कॉम्बैट करे? क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल क्राइम्स एंड करप्शन। ये क्राइम्स लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला पॉइंट आएगा कि ये एम है इस ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद हमें ये बोल रहे हैं, सेकंड पॉइंट बन गया अभी, ग्लोब नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क फॉर एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज, ठीक है। ये फुल फॉर्म याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर वॉज एन इनिशिएटिव G20। अब यहाँ पे इंडिया मेंबर बन गया इसका, ठीक है ना। इलेक्टेड एज मेंबर, क्या फुल फॉर्म है, क्या ये करती है, ये सारा हमने लिख लिया है। रशिया अमेरिकन मैथमेटिशियन वुल्फ प्राइज लॉरिएट याकोव एलिशाव डिलीवर्ड अ पब्लिक स्पीच ऑन मद्रास पार्ट ऑफ annual of inaugural first time inaugural TNQ distinguished lecture in men। अब यहाँ पर TNQ distinguished
lecture in mathematics। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, कौन आया था, रशियन अमेरिकन मैथमेटिशियन वुल्फ प्राइज लॉरेट याकोव एलिएशबर्ग, ठीक है ना, गेव लेक्चर। ये कहाँ पर हुआ, आईआईटी, एट आईआईटी मद्रास। अब टीएनक्यू फाउंडेशन क्या है, इनिशिएटिव टू एडवांस द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स and to support mathematical research in India। क्या करना है, टू सपोर्ट मैथमेटिकल रिसर्च। तो ये टीएनक्यू डिस्टिंग्विश लेक्चर इनॉग्रल लेक्चर है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ये बंदा भी लेक्चर दे के गया था, आईआईटी मद्रास में ही हुआ था, क्योंकि इनॉग्रल है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट। चाइनीज न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन सैंक अर्लियर दिस ईयर। तो चाइनीज लिखेंगे, चाइनाज न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर्ड अटैक submarine sank earlier this year, मतलब इस ईयर की स्टार्टिंग में हो गया था। फेडरल एजेंट्स सर्च्ड न्यूयॉर्क सिटी मेयर, तो इसके रेजिडेंट, बिकॉज क्रिमिनल चार्जेस हैं इसके अगेंस्ट। अगर ज़्यादा न्यूज़ में आए तब नोट करेंगे, वैसे आया नहीं। चेंजेस इन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन टू सेंड अ वार्निंग टू द वेस्ट। अब यहाँ पे रशिया क्या कर रहा है, चेंजेस इन रशियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे चेंजेस इन रशियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ठीक है ना। अब यहाँ पर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन्स है, उसमें चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। द क्रेमलिन स्पोक्समैन टोल्ड रिपोर्टर्स दैट द रिविजन्स इन द डॉक्यूमेंट अनाउंस आर अ वार्निंग सिग्नल टू रिविजन्स मेड वार्निंग सिग्नल टू वेस्ट, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज इन अ स्ट्रॉन्ग न्यू वार्निंग वेडनेसडे एनी नेशनल अटैक ऑन रशिया दैट इज सपोर्टेड बाय। अब यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, एनी नेशंस, क्या चेंज करिए, एनी नेशंस conventional attack on Russia that is supported by a nuclear power will be considered a joint attack। अब कन्वेंशनल अटैक क्या होता है, यूज टू रेफर टू वेपन्स दैट आर नॉट न्यूक्लियर और टू मेथड्स ऑफ फाइटिंग वॉर दैट डू नॉट इन्वॉल्व न्यूक्लियर। मेथड्स ऑफ फाइटिंग वॉर, methods of fighting war that do not include nuclear weapons। जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इंक्लूड होते, वो कह रहा है अगर कोई हमारे साथ नॉन न्यूक्लियर वेपन्स का भी कर रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, किसी को सपोर्ट कर रहा है, तो रशिया उसको अटैक ही मानेगा अगर वो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, ठीक है। नोटेड दैट रिवाइज डॉक्ट्रिन स्पेल्स आउट फॉर यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स इन ग्रेटर डिटेल, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन spells out conditions for using nuclear weapons in greater detail in case of a massive air attack
उसके बाद वर्ल्ड रेबीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सितंबर 28 को। ये लिखेंगे वर्ल्ड ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। पाकिस्तान ब्रेसेस फॉर ट्रांजिशनल पेन। ट्रांजिशनल मतलब चेंज। चेंज क्या है? अगर आईएमएफ, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान यहाँ पे लिखेंगे आईएमएफ, आईएमएफ, आईएमएफ ओकेज $7 बिलियन लोन 24th पे आउट टू पाकिस्तान। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं? 24th पे आउट दे रहे हैं। किसको? पाकिस्तान को। आईएमएफ लोन देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब यहाँ पर ये चेंजेस भी करवाते हैं कि भैया मुझे तुमसे पैसे वापस भी लेना है, तो अपनी टैक्स उसमें चेंज लेकर आओ। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान को मेजर चेंजेस इन टैक्स इम्पोजिशन में, ठीक है ना। और वहाँ पर सिंस 1958 टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स PSMC साइन पैक्ट फॉर गुजरात चिप फैसिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स PSMC sign pact for गुजरात चिप फैसिलिटी। अब यहाँ पर जो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ठीक है ना, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ wholly owned subsidiary of टाटा सन्स। वो किसकी सब्सिडरी है? टाटा सन्स की सब्सिडरी है, होली ओन्ड बाय टाटा सन्स, ठीक है ना। इट हैज कंप्लीटेड डेफिनेटिव अग्रीमेंट विद ताइवान्स पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, दैट इज PSMC, ठीक है ना। क्या करेंगे? इस्टेब्लिश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और फैब्स इन इंडिया। अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सेमीकंडक्टर बेसिकली चिप्स जो कि हर गैजेट में डल रही है, गाड़ियों में डल रही है। कोविड के टाइम पे जब ये नहीं अवेलेबल हो रही थी तो वर्ल्ड में दिक्कत हो गई थी। तो अब यहाँ पे टाटा सन्स जो है वो ताइवान की एक कंपनी के साथ मिलकर के, जिसका नाम है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, शॉर्ट में PSMC जिसको बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है इंडिया में, ठीक है। एज पर पैक PSM विल प्रोवाइड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन सपोर्ट टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट AI इनेबल्ड ग्रीनफील्ड फैब इन गुजरात। तो यहाँ पर ये क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। क्या है? पैक्ट के अकॉर्डिंग PSMC विल प्रोवाइड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन सपोर्ट टू बिल्ड India's first AI-enabled greenfield fab in गुजरात। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, जहां पर भी फर्स्ट आ गया दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। किसका अग्रीमेंट हुआ है, क्या बनाएंगे? डिजाइन देंगे, विल प्रोवाइड डिजाइन कंस्ट्रक्शन सपोर्ट टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट AI इनेबल्ड ग्रीन फील्ड फैब इन गुजरात। कहाँ पर लेकर आ रही है? गुजरात के अंदर अल्टीमेटली ये आएगी। उसके बाद द फैब विल हैव कैपेसिटी मैन्युफैक्चर 50,000 वेफर्स पर मंथ। 50,000 वेफर्स जो हैं ये मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। इट विल क्रिएट 20,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स। तो यहाँ पे विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर 50,000 वेफर्स पर मंथ।
उसके बाद यूएस फाइल्स $100 million क्लेम ओवर बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले यूएस फाइल्स $100 million क्लेम ओवर बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स। तो जो बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स है वो कौन सा ब्रिज कोलैप्स था, क्या हुआ था? तो बाल्टीमोर ब्रिज जो है वो एक ब्रिज था यूएसए के अंदर, उसके अंदर एक शिप जो है उसने उस ब्रिज को हिट किया और ब्रिज जो है वो पूरा कोलैप्स हो गया। अब शिप क्यों हिट हुई ब्रिज के अंदर? क्योंकि शिप के अंदर पूरा शटडाउन हो गई थी शिप, एंड तब ये हुआ। अब यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फाइल किया है केस, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस has filed a case demanding $100 million in damages from Grace Ocean Private Limited and Synergy Marine Private Limited। ठीक है, ये कौन है? द ओनर एंड मैनेजर ऑफ कंटेनर शिप डाली that crashed into a bridge of Baltimore on 26 मार्च। तो 26 मार्च को ये एक ब्रिज में क्रैश हो गई थी। डाली शिप का नाम है और इसके ओनर्स कौन है? ग्रेस ओशन प्राइवेट लिमिटेड और साइनर्जी मैरीन प्राइवेट लिमिटेड, ये इसके ओनर्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद दिस लेड टू 6 डेथ्स एंड बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। वो क्या कह रहे हैं? द ट्रेजेडी वॉज अनअवॉइडेबल। जस्टिस डिपार्टमेंट called that tragedy was avoidable। ठीक है ना, इसके अंदर वो कह रहे हैं शिप की भी गलती है, शिप वालों की। उसके अंदर कुछ चीज़ें थी जो खराब थी, जो ठीक होनी चाहिए थी, जनरेटर्स ऑन होने चाहिए थे, वो नहीं हुए, तो इसमें उन लोगों की गलती है, तो हमें पैसे दो। तो आपको याद रखना है कि केस किसने फाइल करा है, किसके अगेंस्ट फाइल करा है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, किसने फाइल करा है, किसके अगेंस्ट फाइल हुआ है, डाली शिप का नाम, कौन से दिन पर हिट हुआ। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रीच सम कंसेंसस विद इंडिया सेज चाइना। चाइना कह रहे हैं कि हम बहुत जगहों पे डिसंगेजमेंट कर चुके हैं, डिसंगेजमेंट हो रही है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम 75% डिसंगेजमेंट कर चुके हैं चाइना के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर 27 का खत्म होता है। 15 की हमारी एक न्यूज़ पड़ी थी, पहले वो पढ़ लेते हैं। पोस्ट ग्लेशियल इकोसिस्टम कुड हेल्प टू स्लो डाउन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, help to slow down climate change. Glaciers, ice caps, and continental ice sheets cover some 10% um, could have of the Earth's land surface at the present time, whereas during the ice ages they covered about 3 times this amount. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं post glacial ecosystems could help to slow down climate change। तो क्लाइमेट चेंज मतलब जो पोस्ट ग्लेशियल जो ये हो रहे हैं, मेल्टिंग वगैरह हो रही है, कह रहे हैं उसके बाद जो होगा शायद जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है ना, वो थोड़ा डेकेड लॉन्ग स्टडी ये कह रही है कि थोड़ा क्लाइमेट चेंज स्लो डाउन हो जाएगा, जो ग्लेशियर्स के साथ हो रहा है, मेल्ट हो रहे हैं और ये सब कुछ। ये स्टडी कह रही है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो इसको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। आगे चलेंगे तो रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स मे बी वन ऑफ द मोस्ट एविडेंट साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज बट इट विल लीव बिहाइंड न्यू इकोसिस्टम दैट कैन हेल्प मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो ये लिख लेते हैं, रिट्रीट ऑफ glaciers may be one of the
most evident signs of climate change, but it will leave behind new ecosystems that can help mitigate क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब ये ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं, जो कम हो रहे हैं, ठीक है ना, इसके बाद जो समय आएगा, ठीक है ना, जो समय आएगा वो ऐसा समय होगा, वो ऐसा टाइम होगा कि साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज विल दैट इट विल लीव, कि वो तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद जो न्यू इकोसिस्टम बनेगा बिना ग्लेशियर्स वाला, वो मतलब क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में हेल्प करेगा, मिटिगेट करने में उसको हेल्प करेगा। इसके बाद हमारे पास है 9 सितंबर का द हिंदू एनालिसिस। ठीक है, अब ये कर लेते हैं। इसमें उड़ीसा ब्रेसेस फॉर हैवी रेन फॉर डिप्रेशन फॉर्म्स इन बे, उड़ीसा इज लाइकली टू रिसीव हैवी रेन। तो हैवी रेन बे ऑफ बंगाल के अंदर डिप्रेशन फॉर्म हो गया है, तो हो गया था, तो ठीक है ना, दे वर अबाउट टू, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसको नाम वाम दिया गया हो, तो हम नोट करते हैं, अब इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। बिरेन कॉल्स फॉर टारगेटेड मूव ऑन मिलिटेंट कैंप्स, मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंह मेट गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद। तो यहाँ पर मणिपुर के गवर्नर का नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख लेते हैं। मणिपुर के गवर्नर का नाम क्या है? मणिपुर के गवर्नर का नाम है लक्ष्मण प्रसाद। क्या नाम है? लक्ष्मण प्रसाद। अब इसमें एट राजभवन इन इम्फॉल ऑन संडे मॉर्निंग फॉर द सेकेंड टाइम इन लेस देन 24 आवर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, कुकी जिन कम्युनिटी जो है अटैक कर रही है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि टारगेटेड मूव, मिलिटेंट कौन होते हैं? मिलिटेंट हु आर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो उनके अगेंस्ट अब मूव करेंगे, हु आर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। गवर्नमेंट डिसॉल्व्स पैनल ऑन स्टैटिस्टिक्स सर्विस एमिड डिलेड सेंसस। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन हैज क्वाइटली डिसॉल्व 14 मेंबर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसको डिसॉल्व कर लिया है, हेडेड बाय इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। द रीजन इज इट इज बीइंग डिसमेंटेड अकॉर्डिंग टू, तो ये हो गया है, ये हमने कर लिया न्यूज। उसके बाद यूक्रेन कीन ऑन इंडिया ज्वाइनिंग द स्विस पीस प्रोसेस सेज इनवॉय। तो स्विस पीस जो है उसको ज्वाइन करवाने में कि इंडिया मीडिएट करे बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, ठीक है, वो चाहते हैं, बट इसमें से अगेन कुछ नोट करने वाला नहीं है। उसके बाद आ रही है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। नाउ व्हाट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी? जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है अनाउंस्ड इन नवंबर 2014 इज एन अपग्रेड ऑफ द लुक ईस्ट पॉलिसी। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि कब आई, तो सबसे पहले लिखेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? अनाउंस्ड इन नवंबर 2014, ठीक है ना। अपग्रेड ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। इट इज अ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव टू प्रमोट इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक एंड कल्चरल रिलेशंस विद द वास्ट एशिया पैसिफिक रीजन। ये इंडिया का इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव टू प्रमोट इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक एंड cultural relations with vast. So it is an initiative to promote economic, strategic and cultural relations with vast Asia Pacific region. तो एशिया पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज आती हैं उनके साथ अपने रिलेशंस अच्छे करना, ये इंडिया का ये पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इट इन्वॉल्व्स इंटेंसिव कॉन्टिन्यूअस एंगेजमेंट विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है ना। इन्वॉल्व्स लिखेंगे, इन्वॉल्व्स इंटेंसिव engagement with Southeast Asian
कंट्रीज। उसके बाद आगे चलेंगे पीरियोडिक रीसेट। किसके बारे में बात करें? पीरियोडिक रीसेट के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's visit to Brunei and Singapore last week was part of a deliberate focus on India's Act East policy by government in third tenure, not since 2018 when ASEAN, ठीक है ना। तो ब्रूनी और सिंगापुर गए तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट था जिसके बारे में हमने बात किया, ठीक है ना। उसके बाद द टू साइड रिन्यूड देयर स्पेस कोऑपरेशन विच हिंजेस ऑन ब्रूनी होस्टिंग एन इसरो स्टेशन। तो यहाँ पर पीएम मोदी विजिटेड ब्रूनी, और ब्रूनी के अंदर क्या होगा? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन, ब्रूनी टू होस्ट इसरो station. In Singapore, Mr. Modi's visit was semiconductors, given that some major semiconductor की बात करके है वहाँ पर। Hopes for more intensive exchange technology. India exists from ASEAN-led RCEP एक organization थी जिसको इंडिया ने एग्जिट किया था, ये लिख लेंगे, इंडिया एग्जिट फ्रॉम एशियान-लेड आरकेप, क्योंकि उसमें चाइना था, इन 2019, ठीक है ना। वो कह रहे हैं बहुत बड़ा ब्लो था फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ट्रेड के लिए, ये सब चीजें जो हैं वो ही, ठीक है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो आई थी वो 1992 में आई थी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में। तो लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 की है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये ओनली क्लैट में क्वेश्चन आ सकते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी कब की है, बाकी सारे क्वेश्चंस पूरे उसमें सभी एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। Following the disappointment of several near misses in the recent Olympics, in India's best ever show 29 medals for an 18th place finish in Paris Olympics. तो पेरिस पैरा ओलंपिक्स के अंदर हमारे कितने मेडल आए? 29 मेडल्स आए और हमने कौन सी प्लेस पे फिनिश किया? 18th प्लेस पे फिनिश किया, ठीक है ना। 29 मेडल्स, 18th प्लेस, ठीक है ना। 4 मेडल्स एंड 43rd स्पॉट इन रियो, ठीक है ना। 4 मेडल्स, 43rd स्पॉट इन रियो दे जेनेरियो। 2016 में हमारे इतने थे, 19 मेडल्स एंड 24th इन टोक्यो, ठीक है। कितने थे हमारे पैरालंपिक्स में? 19 मेडल्स, 24th रैंक इन टोक्यो 2020, ठीक है। दिस इज अ सिग्निफिकेंट एसेंट एंड डिपिक्ट्स इंडियन पैरालंपिक्स कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट इन सिंक विद इंक्रीज गवर्नमेंट सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से वो कह रहे हैं कि वह शूटर अवनी लेखेरा एंड जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल हु सेट अ न्यू पैरालंपिक रिकॉर्ड डिफेंडेड देयर गोल्ड मेडल्स, हाई जंपर पेरियप्पन क्लेम्ड द थर्ड सक्सेसिव मेडल, ये सारे हम लोग लिख चुके हैं, राइट। उसके बाद गोल्डन डिलाइट फॉर नवदीप, ब्राइट फिनिश फॉर इंडिया। अब यहाँ पर ये लिखना है नवदीप सिंह, ठीक है। नवदीप सिंह javelin F41 क्लासिफिकेशन, गोल्ड मेडल आया। उसके बाद स्प्रिंटर सिमरन वुमेन्स 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल आया। Gold after Iran was disqualified from silver. However, that was upgraded to gold after. नवदीप के बारे में ये बात करें कि उसका अपग्रेड हुआ। सिमरन accompanied by her guide away clock, ठीक है। उसके बाद Tenacious tiger tattooed Araina Sablekha embodied the spirit of her favorite animal in New York this year. Back injury world number 2 retained her title. तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता इस बार? ऑस्ट्रेलियन ओपन रायना से याद हो जाएगा, रायना सबालेंका, ठीक है। उसके बाद अल्जीरिया प्रेसिडेंट टेबरिन विन सेकेंड टर्म विद 95% ऑफ वोट। अल्जीरियन प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल, ये तो बहुत इजी नाम है, अब्दुल माँ भी बहुत इजी है, जिद, ठीक है ना। अब्दुल माँ के साथ जिद कर रहा था, दी माँ ने एक, फिर टेब बॉन, ठीक है, ये जीते हैं
उसके बाद आगे चलेंगे, इंडियाज मिलिट्री डिप्लोमेसी इन टॉप गियर विद बैक टू बैक एक्सरसाइजेस, इंडिया यूएस बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। तो यहाँ पे युद्ध अभ्यास, अगेन जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइजेस होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो युद्ध अभ्यास क्या है, इंडिया यूएस की बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, ठीक है ना। कमेंस एट महाराजा फील्ड, कहाँ पे हुई, महाजन फील्ड्स, महाजन फील्ड। उसके बाद नॉट फार फेज 2 ऑफ द इंडियन एयरफोर्स लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज तारंग शक्ति इज अंडर वे एट जोधपुर। अब जो तारंग शक्ति है उसके बारे में बहुत बार लिख चुके हैं बट दोबारा दोबारा आ रहा है। तारंग शक्ति क्या है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी नहीं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कहाँ पर है, जोधपुर में। ये 2 फेजेस में हुई है, वो हम कवर कर चुके हैं, फेज 1 और फेज 2, ठीक है। द इंडियन आर्मी अदर मेजर एंगेजमेंट्स इंक्लूड 10th एडिशन ऑफ द बायलैटरल एक्सरसाइज ऑफ 10th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, मित्रा, मित्रा शक्ति विद श्रीलंका, ठीक है ना। मित्रा शक्ति किसके साथ हुई, श्रीलंका के साथ। हेल्ड फॉर्म एट, ये श्रीलंका में हुई, कहाँ पे हुई, आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मडुरू ओया श्रीलंका। तो कौन सी एक्सरसाइज थी, 10th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज मित्र शक्ति हुई कहाँ पर, श्रीलंका में। उसके बाद इंडिया यूएस अग्री टू स्वैप टर्न्स, बाइडेन टू होस्ट क्वाड समिट इन होम स्टेट। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव स्वैप्ड होस्टिंग द क्वाड समिट, ये हम लिख लेंगे, इंडिया एंड यूएसए हैव स्वैप्ड होस्टिंग क्वाड समिट। स्वैप्ड मतलब एक्सचेंज, इस बार किसने करनी थी, समिट इंडिया ने करनी थी बट किसने कर ली, यूएसए ने, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया विल होस्ट क्वाड समिट इन 2025, यहाँ पे लिख लेंगे इंडिया विल होस्ट क्वाड समिट इन 2025, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद अबू धाबी क्राउन प्रिंस अल नहान अराइव्स इन दिल्ली, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। क्राउन प्रिंस ऑफ, हमें नाम पता होना चाहिए कि क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी कौन है। क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी विजिटेड इंडिया, इसके अंदर सबसे पहले नाम लिखेंगे, नाम है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है। सो गाइस आई थिंक हमारा बहुत बैकलॉग खत्म हो गया है, ठीक है ना। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल बटन ऑन कर देना, ताकि जैसे ही न्यू वीडियोस या मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय, टेक केयर, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।